कल्चर को भी नहीं बुलाया है उसने। वो प्री इस्लामिक कल्चर को भी सेलिब्रेट करते हैं प्राउडली। और वो क्या बोला जाएगा, खुद मुख्तार और बहुत ही प्राउड किस्म की एक रेस है, एक कंट्री है। तो उसका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करना मेरे ख्याल से ईरानियंस की बेइज्जती होगी। एंटरटेनमेंट कंट्री है यहाँ पे। जैसा कि आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू, कि पाकिस्तान में दारूबाजी का बहुत चलन है। तो शाम के टाइम में आधे से ज्यादा पाकिस्तान मस्त होता है और एंटरटेनमेंट इस तरीके से चल रहा है कि हम पाकिस्तान में व्हाइट हाउस एक्सल्स, क्योंकि आम पाकिस्तानी तो ये बोल भी नहीं पाएगा, समझता भी नहीं होगा कि ये क्या है। और तो इसलिए वो अरबी नस्ल मिलता जुलता है तो वो बोल गए। उनको लगा कि वो इस तरीके से गेम खेल लेंगे और बहुत भारी कोई। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं कर्नल दानवीर सिंह। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू मैडम, थैंक यू, जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और हमारे शो पर आप तशरीफ लेकर आए। सर, माय मोदी जी का एक बयान जो राजस्थान में रैली के दौरान आया, उसको लेकर काफी चर्चा मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, यहाँ तक कि उसकी चर्चा पाकिस्तान तक हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से चर्चा हो रही है वो भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है। मोदी जी का बयान आपने सुना होगा, वो जो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन को लेके राहुल गांधी ने बात कही थी, उसको लेके मोदी जी ने उसका जो अपना एक वर्जन और इंटरप्रिटेशन था वो सामने रखा, जिसको लेके लोगों के बीच में काफी अहम चर्चा रही। जो अर्बन नक्सल शब्द इस्तेमाल किया मोदी जी ने, हमारे ये बहुत पॉपुलर टर्म है, लोग इसको भली भांति जानते हैं कि अर्बन नक्सल का मतलब क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर, जो कि काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ये बात साबित करने पे लगे हुए हैं कि मोदी जी ने अरब नस्ल को कहा और अरब देशों में जाके वो बड़े सम्मान और बड़ी इज्जत मिलती है, और यहाँ पे आके वो अरब नस्ल को बुरा कह रहे हैं। तो इन शॉर्ट जो अर्बन नक्सल था, उन्होंने वो उसको अर्बन अरब नस्ल बना दिया हामिद मीर ने। तो आप मोदी जी के बयान को और फिर इस अर्बन नक्सल को अरब नस्ल बना दिया, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मोदी साहब का जो बयान था, पॉलिटिकल रैलीज चल रही हैं, माहौल गर्म है, इलेक्शन का मोड है। तो वो एक तरीके से चल रहा है, नैरेटिव्स हैं, काउंटर नैरेटिव्स हैं। उसमें बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं और उसी हिसाब से ये अर्बन नेक्सल्स का हवाला दिया गया। अर्बन नेक्सल्स, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये सब समझते हैं कि अर्बन नक्सल कौन है। अब हामिद मीर साहब के बारे में कहना बहुत ज़रूरी है कि ये एक बहुत नामचीन एंकर हैं पाकिस्तान के। और ये कहना गलत नहीं होगा जब हम ये कहें कि ये आईएसआई प्रायोजित एंकर हैं। और जब एक बार ये आईएसआई की बैड बुक्स में आ गए थे तो आपको याद होगा कि ये ऑफ एयर हो गए थे। और अब ये दोबारा से गुड बुक्स में आ गए हैं। तो आईएसआई के जो प्रोपेगेंडा है वो कभी ना कभी मौका लगते हुए ये उसमें चौका लगा देते हैं, और ऐसा मौका उनको इस बार प्राप्त हुआ। अर्बन नेक्सल्स, क्योंकि आम पाकिस्तानी तो ये बोल भी नहीं पाएगा, समझता भी नहीं होगा कि ये क्या है। और तो इसलिए वो अरबी नस्ल मिलता जुलता है तो वो बोल गए। उनको लगा कि वो इस तरीके से गेम खेल लेंगे और बहुत भारी कोई फेरबदल ले आएंगे भारत और अरब लोगों के रिश्तों में। तो शायद वो बहुत बड़े अहमक व्यक्ति हैं और मूर्ख आदमी है। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, हुआ भी नहीं है, और उनकी चारों तरफ थू-थू भी हो रही है। और अरबी नस्ल के लोग भी हंस रहे होंगे कि कितना बेवकूफ आदमी है ये। तो बहरहाल ये सिचुएशन है। सर, और मुझे लगता है कि ए ARABI और URBN इसका फर्क नहीं कर पा रहे। ये अंग्रेजी बेचारे थोड़ी कर सी। नहीं पा रहे। और बड़े इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पाकिस्तानी जो रिएक्शंस भी कई अरब को लेकर आ रहे हैं कि जो दुबई में बारिश हुई है वो कह रहे हैं इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने वहां पे मंदिर बनवा मंदिर दिया है, तो बना इसलिए दिया वहां पे जी। बारिश हो गई है।
अब उनसे कोई सवाल पूछे कि यार वहाँ तो बारिश मंदिर की वजह से हो गई है, तो पाकिस्तान में क्यों सैलाब आया था पिछले साल, पूरा सिंध डूबा रहा, अब पता नहीं अभी क्या हालात हैं, और वहाँ तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो क्या वो मंदिर जोर-शोर से बनवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं बेचारे? वो तो मंदिर आए दिन तोड़ते रहते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है? तो ये लेकिन उनका एक प्रॉब्लम है ये। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान तो खुद ही हिंदुस्तान से निकला हुआ है और हिंदुओं की धरती है। और लाहौर की बात की जाए तो भगवान राम के बेटे लव कुश उनके नाम पर लाहौर है। अब पूरा उसको हिस्टोरिकली देखा जाए, बहुत सारे ऐसे प्राचीन मंदिर आज भी मौजूद हैं वहाँ पर। ऐसे स्थान है, मोहनजोदाड़ो की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान क्या खुद उस धरती को छोड़ेगा जो हिंदुओं से निकली हुई है, जिस पर वो रहते हैं? एक मंदिर बन जाने से यूएई में सैलाब आ गया, तो पाकिस्तान का क्या होना चाहिए फिर उनका खुद का? हाँ, मूर्ख लोग हैं, इनका कोई वो इलाज नहीं है। इनकी जो हिस्ट्री है वो भी डिस्टॉर्टेड है, इनकी जो किताबें सुनने में आया भी, हमने पढ़ा तो है नहीं। वहाँ भी बहुत सारी उल्टी-सीधी बातें लिखी गई हैं, और इनकी जो हिस्ट्री है वो राजा दाहिर की शिकस्त के बाद से शुरू होती है। ये मेरे ख्याल से 11वीं अ अ, सदी की कहानी है, वहाँ से ये शुरू होता है कार्यक्रम। तो ये है। जी। लेकिन सर अभी हम पाकिस्तान को देखते हैं, तो पाकिस्तान में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग हो रही हैं, लेकिन हमें तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं चल रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। कोई भी फिरकी लेके निकल लेता है। अभी ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की विज़िट रही, और वो भी ऐसे वक़्त में जब यूएस, इज़राइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है, और ऐसे में हम इस पूरी विज़िट को देखें, और इससे पहले भी रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी जैसे ही वो पूरा अटैक हो रहा था, उसी वक़्त ठीक इमरान खान पहुँच गए थे विज़िट पर। तो ये जो टाइमिंग है, ये बड़ी गड़बड़ है इनकी, इनको अंदाज़ा नहीं है, या या डिप्लोमेसी को देखें, या डिप्लोमैटिकल जो उसका सेंस है वो ज़ीरो है। कैसे देखते हैं सर आप इस चीज़ को? और इनफैक्ट देखिए, इब्राहिम रईसी पाकिस्तान में आके एकदम उसको इज़राइल को यूएस को फुल एकदम हड़का के गए हैं वहीं से। हाँ, वो तो एक आपने वो एक टीवी का उनका क्लिप बड़ा वायरल हुआ था कि हम व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे। भाई इतना जोश, इतना जुनून, अ, अमेज़िंग है। तो ये इस तरीके का देखिए, तो ये एंटरटेनमेंट कंट्री है। यहाँ पे जैसा कि आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू, कि पाकिस्तान में दारूबाजी का बहुत चलन है। तो शाम के टाइम में आधे से ज़्यादा पाकिस्तान मस्त होता है, और एंटरटेनमेंट इस तरीके से चल रहा है कि हम पाकिस्तान में व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तो इसी के ऊपर एक-एक पैग और लग जाता होगा, चीयर्स हो जाता होगा और बल्ले-बल्ले हो जाती होगी। आई कैन वेल इमेजिन कि वहाँ पे क्या मस्त माहौल हो जाता होगा, और फिर दिन की समाप्ति होती होगी। तो ये तो इस तरीके से है। अब एक ऑन द सीरियस नोट, जी, ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आए, ये आते हैं जनवरी के मिसाइल एक्सचेंज जो दोनों मुल्कों के बीच में हुआ था। इनके बीच में कशीदगी बढ़ी थी, और फिर उसके बाद आते हैं, और ये जब आते हैं उससे कुछ दिन पहले ईरान ने इज़राइल के ऊपर हमला किया, और एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस पूरे खित्ते में बनी। तो ऐसे बैकड्रॉप में इज़राइली प्रेसिडेंट पाकिस्तान में पहुँचते हैं, तो वो वहाँ क्यों आए हैं? क्या वो पाकिस्तान की मदद करने आए हैं, या वो अपने अपने लिए सपोर्ट देखने आए हैं? क्योंकि देखिए ये सिचुएशंस कब पलट जाए, कब पूरा खित्ता जो है इस की आग में, लड़ाई की आग में झोंका जाए, तो ये कुछ पता नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसा हो गया, तो उसकी सपोर्ट गार्नर करनी बहुत ज़रूरी है, और उसकी सपोर्ट के लिए ये पाकिस्तान में आए। और दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान में वो आए हैं, वो उस ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन को लेकर है जो इनके बीच में मुआहदा हुआ था, और ये हुआ था कि आप अपनी तरफ की बनाएँ, हम अपनी तरफ की बनाएँगे। तो सुनने में आता है कि ईरान ने अपनी तरफ की बना ली है, और पाकिस्तान ने अपना अपना वादा शुरू भी नहीं किया है।
तो एक उस तरीके की भी कहानी है और पाकिस्तान ने जब उसमें थोड़ी-सी दिलचस्पी दिखाई है, तो वहीं यूएस ने भी फटकार लगा दी है पाकिस्तान को कि फिर आपके ऊपर भी सैंक्शन लगेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति में है पाकिस्तान। तो काफ़ी सिचुएशन पाकिस्तान के लिहाज से बड़ी प्रिकेरियस है, गंभीर है। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। विज़िट तो ख़ैर चलो ठीक है, विज़िट तो हो गया। लेकिन हाँ, एक और इसके अंदर हाइलाइट ये है कि ईरान ने कश्मीर का कोई भी हवाला नहीं दिया और कश्मीर के ऊपर जिस तरीके की यकजहती पाकिस्तान तलाश रहा था, वो उसको नहीं मिल पाई। हालाँकि बहुत इंटरेस्टिंग रहा देखने में कि लगातार शहबाज़ शरीफ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर को वो क्यू देते रहे, लेकिन इब्राहिम रईसी ने बखूबी उसको इग्नोर किया और अपना जो उनका स्टैंड था गाज़ा को लेकर, उसी पे बात की और बहुत ही सधे हुए अंदाज़ में उन्होंने उनके जो कश्मीर को वो क कहीं न कहीं वो कश्मीर के अंदर उनको ड्रैग करना चाह रहे थे, उससे वो निकल पाए। लेकिन इस सब के बाद अगर हम यूएस की बात करें, तो यूएस ने सीधे तौर से पाकिस्तान को ये धमकी दी है कि अगर वो किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता या किसी भी तरह की ट्रेड या कोई भी बायलैटरल टाई या कुछ भी ईरान के साथ करता है तो उनको सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ हम इसकी बात करते हैं जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, उसको भी अगर पाकिस्तान पूरा नहीं करता है तो उनको भी फाइन का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो खुला पाकिस्तान के लिए एक तरफ हम कुआँ और दूसरी तरफ खाई की बात करते हैं। लेकिन इसी सब के बीच अगर हम यूएस की बात करते हैं तो 2023 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस ये जारी हुई है जिसमें पाकिस्तान की भी बात है, पाकिस्तान को खूब लताड़ लगाई है कि कैसे वहाँ पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके बात हो या फिर अपहरण की बात की जाए, इस तरह की चीज़ें बड़ी आम हो रही हैं, उनको बड़ी फटकार लगाई। भारत की भी उसमें उन्होंने थोड़ी डाँट लगाई है और कहा है कि भई आपके यहाँ तो बीबीसी जो ऑफिस पे रेड हुई थी और राहुल गांधी को जो वो वाला केस हुआ था उसमें 2 साल की सज़ा प्लस मणिपुर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। हालाँकि भारत ने तो इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया क्योंकि लगातार यूएस जो है वो अपने उसके हिसाब से इस तरह की रिपोर्ट बनाता है जिसको ऑफ कोर्स हम डिस्कार्ड ही करें क्योंकि वो फैक्चुअल तो होती नहीं कहीं न कहीं एक तरह से प्रेशर क्रिएट करने के लिए कंट्रीज़ के ऊपर इस तरह की ह्यूमन राइट रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं सर ऐसे वक़्त में इस कानून को? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं पिछले सवाल के जवाब में एक चीज़ ऐड कर दूँ। जब हम ईरान की बात करते हैं, तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ईरान एक सिविलाइज़ेशनल कंट्री है। ईरान अ, की बहुत स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं, कल्चरल और हिस्टोरिकल रूट्स हैं उसके अपने पूरे इलाके के अंदर। उसकी एक स्टैंडिंग है और एक बहुत बड़ा उसका इतिहास है। अ, साथ ही ईरान अपने प्री इस्लामिक कल्चर को भी नहीं भुलाया है उसने। वो प्री इस्लामिक कल्चर को भी सेलिब्रेट करते हैं प्राउडली और वो क्या बोला जाएगा खुद मुख्तार और बहुत ही प्राउड किस्म की एक रेस है, एक कंट्री है। तो उसका कंपैरिज़न पाकिस्तान के साथ करना मेरे ख़्याल से ईरानियंस की बेइज़्ती होगी और ऐसा नहीं करना चाहिए। आई एम श्योर आप कर भी नहीं रही हैं। नहीं, नहीं, आई एम तो बस तो ये तो रही बात ईरान की। अब आते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर। तो देखिए अमेरिका अ, इस दुनिया का ठेकेदार रहा है काफ़ी सालों से और उसको ये लगता है कि जो वो बोलेगा, उसका एक बहुत बड़ा वेट होगा और सब बात उनकी सुनेंगे और वो अ, एकदम वाह-वाह करेंगे और वगैरह-वगैरह। तो मतलब बेसिकली अमेरिका इस दुनिया का ठेकेदार और इस दुनिया का नैरेटिव सेट करता रहा है। अब इंडिया जैसा जो मुल्क है, वो यूनिपोलैरिटी या बाइपोलैरिटी को चैलेंज करता है और मल्टीपोलैरिटी अ, की बात करता है और उसको स्ट्रेंथन भी कर रहा है। चाहे वो जी20 के अंदर ग्लोबल साउथ की रहनुमाई हो, चाहे वो चाइना को आँख दिखाने की बात हो, चाहे रूस के साथ अपने संबंध कायम रखते हुए अमेरिका से दोस्ती की बात हो, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस के अंदर जिस तरीके से हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने वहाँ पर एक महाज खोला हुआ है, जहाँ वहाँ पे
एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन की बात वो आए दिन करती हैं, उनके वीडियोस आते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है परेशान है, और अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज, जिसमें यूनाइटेड किंगडम्स, जिसमें जर्मनी और ये सारे मुल्क शामिल हैं, कनाडा, ये लोगों के लिए ये है कि भाई ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसको डिस्टर्ब अगर कोई कर रहा है तो उसको प्रेशर में डाला जाए। चाइना ने चैलेंज किया, चाइना के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर आया है। अब यही चीज इंडिया के ऊपर भी एप्लीकेबल है। इंडिया अब उसको चैलेंज करने लग गया है, और ये उनको गवारा नहीं गुजर रहा, तो वो इस तरीके की रिपोर्ट्स निकालकर हमारे ऊपर प्रेशर बनाने का प्रयास करते हैं। तो उसी के तहत, उसी सीरीज के तहत आपको ये सब देखना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप ही ने बताया कि इंडिया ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, बिल्कुल दुरुस्त खारिज किया है। जहां तक राहुल गांधी जी का और उनके केस का सवाल है, देखिए करप्शन इन्वॉल्व है। हमारे जो कोर्ट्स हैं वो स्वतंत्र हैं, लीगल सिस्टम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये कोई पाकिस्तान के जुडिशरी नहीं है, हिंदुस्तान की जुडिशरी है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो कि बीजेपी का पेट और एक उनका एक प्रोजेक्ट था, उसको इस तरीके से खारिज नहीं कर देता सुप्रीम कोर्ट। तो ये बताता है कि हमारे कोर्ट्स इंडिपेंडेंट हैं, और इस इंडिपेंडेंट जुडिशरी में ही राहुल गांधी आज बेल पर हैं। जहां तक मणिपुर का सवाल है, वहां पर बड़ी दुखद घटनाएं हुई, बट उसके अंदर ये कहना कि स्टेट इन्वॉल्व है, ये मेरे ख्याल से बहुत ही शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना होगा। क्योंकि हमारे दोस्त और हमारे साथी आज भी मणिपुर के अंदर तैनात हैं, और जब उनसे मेरी बात होती है, और जब बात हुई उन दिनों में, तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने एक डायमेंशन दिया कि ये क्रॉस बॉर्डर कुकी इन्फिल्ट्रेशन की वजह से जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस आया है, और जो सिचुएशन बनी है, उससे ये पूरा बहरान जो है पैदा हुआ है। तो ये चाहे वो डेविड कैमरून का ये कहना, उन्होंने भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाल ही के कुछ दिनों में ये मणिपुर की बात कही, और अब ये ह्यूमन राइट्स की ये रिपोर्ट आना, उसमें मणिपुर की बात और जिक्र करना, मेरे ख्याल से ये गलत है, अनजस्ट है। और उम्मीद है कि इंडिया इसको और ट्रांसपेरेंटली और स्ट्रांगली इस पूरी चीज को टैकल करेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं दोष इंडिया को भी दूंगा कि इंडिया ने उस तरीके से इस चीज को दुनिया के सामने रखा नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने भी घी में आग में घी डालने का काम किया है, और एक परसेप्शन उन्होंने बिल्ड करवाया है इंटरनेशनली कि मणिपुर के अंदर कोई Absolutely, ह्यूमन sir. राइट्स वायलेशन हो रही है जो स्टेट द्वारा प्रायोजित है, विच इज वेरी सैड, और विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये रही बात ह्यूमन राइट्स के इश्यूज की। जहां तक इंडिया का सवाल है, पाकिस्तान के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान तो पूरी तरह से ही एक वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का। आप किसी भी शोबे और पहलू, या किसी भी खित्ते, या किसी भी फिरके को उठा के देख लें, तो आपको वहां पर वायलेशन ही मिलेगी। और वहां पे मेरे को लगता है कि शायद अमेरिका थोड़ा सॉफ्ट रहा है। वहां पर मैंने ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, बट मेरे को पूरा अंदाजा है कि उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात नहीं करी होगी, उन्होंने बलूचिस्तान की बात नहीं करी होगी, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हजारा जो ट्राइब्स है उसकी बात नहीं करी होगी, उन्होंने सिंध के अंदर जो हिंदू लड़कियों का जबरन अपहरण करके धर्म परिवर्तन और शादियां कर दी जाती हैं, उसका जिक्र नहीं किया होगा। और इसी तरीके से पंजाब के अंदर क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के चर्च और घर तबाह कर दिए जाते हैं, उसका जिक्र नहीं किया होगा। तो आई एम श्योर पाकिस्तान को बहुत सॉफ्टली हैंडल किया होगा, ऐसा मेरा मानना है।
जी, बिल्कुल, लेकिन सर इस रिपोर्ट में एक जो अच्छी बात है वो ये कि इंडिया को लेकर जम्मू-कश्मीर में जो शिया मुसलमानों के मुहर्रम में जुलूस को खोल देने की बात सामने आई, इसको एप्रिशिएट किया है। हालाँकि ये अपने आप में मतलब हमें यूएस से एप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो कुछ भी जम्मू-कश्मीर में बदलाव आए हैं, इसका पूरा श्रेय कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी को जाता है क्योंकि 370 से पहले जो कश्मीर में हालात नज़र आते थे, वो और आज ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। हमें इस से रिलेटेड किसी यूएस के ह्यूमन राइट रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो एविडेंट है। आप क्या कहते हैं सर इस पे? बिल्कुल, एब्सोल्यूटली। अब अमेरिका ने कह दिया कि वाह, वाह, वाह! आपने मुहर्रम के जुलूस निकलवाए तो आप बहुत शानदार हैं। सॉरी, आप अपना काम करिए। हमारे यहाँ पे हमें क्या करना है, कैसे करना है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के थ्रू चीज़ें होती हैं और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। अ, अगर आप को इतना अच्छा लग रहा है तो आप पाकिस्तान के ऊपर ज़ोर दीजिए कि वो आतंकवादियों की घुसपैठ ना करने दें। क्योंकि ये वही आतंकवादियों की गन कल्चर की वजह से वहाँ पर जो माइनॉरिटी शियाज़ हैं वो अ, इसका शिकार हो रहे थे। वायलेंस का शिकार हो रहे थे जिसकी वजह से वो ये सब अपनी जो नॉर्मल प्रैक्टिसेज़ हैं उनको नहीं कर पा रहे थे। और इसी तरीके से जो ट्राइबल कश्मीरीज़ हैं उनके भी राइट्स इसी वजह से मारे जा रहे थे क्योंकि गन कल्चर था और गन कल्चर का प्रभाव इतना स्ट्रॉन्ग था जो कि एक सुन्नी वहाबी कल्चर को प्रमोट करता था और उस वजह से ये सारे इश्यूज़ पॉलिटिकल इश्यूज़ भी अ, उसी वजह से सपोर्टेड नज़र आ रहे थे और जब से 370 बाहर हो गया है और रूल ऑफ लॉ वहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया है, तो ये अमेरिका को इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि मुहर्रम के जुलूस निकला और उसकी वाहवाही करनी चाहिए कि उनकी वाहवाही की हमें ज़रूरत बिल्कुल कतई नहीं है। लेकिन सर जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम कई जगहों पर अक्सर इस तरह के डिस्कशंस देखते हैं, जब भी भारत में कोई भी किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के अगेंस्ट कोई केस चलता है, तो सब कहते हैं, "अरे! ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? देखिए सीएम है केजरीवाल, इनके ऊपर केस हो गया।" राहुल गांधी की बात की जाए, डेमोक्रेसी का तो मतलब ही ये होता है कि कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन सर, हम यूएस की बात करें, यूएस जो ह्यूमन राइट रिपोर्ट्स निकालता है हर साल जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए, उनके यहाँ तो खुद इतने सारे इश्यूज़ हैं, ब्लैक हैं, उनके इश्यूज़ हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके इंटरनल बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको लेकर हम भी कोई रिपोर्ट जारी कर सकते हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं होती कि आप अपने घर में बैठकर दूसरे के घर की कोई भी रिपोर्ट टीका-टिप्पणी करें। तो आपको नहीं लगता कि जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, अमेरिका को समझने की ज़रूरत है कि अब और नहीं। अमेरिका क्यों समझेगा? आपको समझाने की ज़रूरत है कि बस भाई हाँ, बहुत हो मतलब गया, हम लोगों को ऐसा कुछ अब करने की हम ज़रूरत है अब ताकि अमेरिका को समझ आ अब जाए। हमारे पास इस तरीके का देखिए हमारे पास जो लैकिंग है वो हमें हमारी अपनी कमज़ोरियों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। जी। हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं इंटरनेशनली अक्लेम्ड जहाँ पर कोई रिसर्च होती हो और जहाँ से रिपोर्ट शाया होती हो। हमारे पास इस तरीके का मीडिया नहीं है सब जो स्टेट इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड होता है, अमेरिका जो करती है तो गवर्नमेंट सब करवाती है, ऐसा तो नहीं है पूरा बजट होता है इसका सारी चीज़ें। हाँ, जो भी है तो ऐसा हमें भी मतलब हम भी इस तरह की रिपोर्ट बनवाएँ, हमारी सरकार को भी चाहिए इस तरह की रिपोर्ट्स बनाएँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें भी इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स बनाने चाहिए और समय आ गया है अगर हम मल्टी पोलर वर्ल्ड की तरफ देख रहे हैं और अपना एक अहम अपने अपने आप को एक अहम किरदार के रोल में देख रहे हैं, तो हमें ये इस तरीके की चीज़ें हिंदुस्तान में शुरू करनी चाहिए। ओपिनियन बिल्डिंग के लिए हमें इंटरनेशनल लेवल का
मीडिया भी लेके आना चाहिए। अगर कतर में अल जजीरा हो सकता है, तो हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसा मीडिया हो जो कि पूरे दुनिया के ओपिनियन में एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। इट शुड नॉट बी कि बीबीसी या सीएनएन या कोई अमेरिका में बैठा वॉच डॉग नैरेटिव सेट करे और ओपिनियन बनाने और उसको ट्विस्ट करने में मदद करे। तो मेरे ख्याल से आई एम श्योर जैसे हम ये बात इन चीज़ों पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इन चीज़ों को देख रही होगी, समझ रही होगी और उसकी ज़रूरत महसूस भी कर रही होगी। एब्सोल्युटली, क्योंकि हर बार जब इस तरह की रिपोर्ट यूएस जारी करता है तो उसको काउंटर किया जाता है और उसको पूरी तरह से भारत सरकार खारिज करती है। लेकिन कहीं न कहीं जो ये प्रेशर बिल्डिंग या फिर एंटी इंडिया रिपोर्ट्स अक्सर आती रहती हैं। इनफैक्ट हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को पाकिस्तान से भी नीचे रख दिया जाता है, तो समझ में आता है कि प्रोपेगेंडा है। तो उस प्रोपेगेंडा को काउंटर करने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्ते जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।